हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर एचपी टीएसटी मेडिकल का क्वेश्चन पेपर है। ये 15 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें कंडक्ट कराया गया था। थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एचपी टीएसटी मेडिकल की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें हम पूरे जितने भी 9 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं 9 की 9 शिफ्टों का जो सोल्यूशन है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इनकी पीडीएफ जो है प्रिंटेबल पीडीएफ है। जो इसकी ओरिजिनल पीडीएफ है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ये जो क्वेश्चन है ये हमने खुद से लिखे हुए हैं, तो आपको इसकी जो थर्ड शिफ्ट की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी गई है टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको आइडिया लगेगा कि जो आपकी नॉन मेडिकल का भी एग्ज़ाम होगा, टीजीटी आर्ट का एग्ज़ाम होगा, और भी जो राज्य चयन आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से जो है जो ये न्यू वेंडर है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड शिफ्ट का है। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो डिस्कस कराऊंगा। इसके अलावा जो 16 दिसंबर की आपके एग्जाम हुए हैं, 16 दिसंबर को जो तीनों शिफ्टें हुई है, तीनों शिफ्टों का सिंगल वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तीनों जो शिफ्टें थी 16 दिसंबर की 1, 2, 3, उन तीनों का जो है मैं सिंगल वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि सिंगल वीडियो में उनको निपटा दूँ। उसके बाद जो 17 दिसंबर है उसकी भी एक वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करा दूँ। ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है जो कि राज्य चयन आयोग ने पूछे हैं। इसका जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो भी दे दूंगा मैं आपको, अगर आपको वो चाहिए। लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा पैची है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नाड़ी सारा कुछ है। ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने इवन यहाँ के इनके जो ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं किए, एज इट इज़ है ये जैसा हमीरपुर बोर्ड ने पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसा मेरा पढ़ाने का स्टाइल है वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल डीपली, ताकि आपसे जो क्वेश्चन है आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें भी मिस ना हो और इनके भी आपको आंसर पता चलते रहे। फर्स्ट देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पेपर, जो कि राज्य चयन आयोग ने कराया था ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पेपर। उसमें भी जो है इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और अभी के जो टीजीटी आपका पहला जो थर्ड शिफ्ट का था, अभी सेकंड शिफ्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी कुछ एक क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अलग से या तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2024-25 राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो थी उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक विकास दर क्या थी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दो तरीके से है। एक तो ये रिपोर्ट जो है कब लॉन्च की गई, राज्य की जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रिपोर्ट है ये 24-25 में आई, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो कब की है, वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है। और एक और यहाँ से आप याद रखोगे कि फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी आर्थिक विकास दर क्या थी, दैट इज 9.9। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 9.9 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिख लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो इस बार क्या हुआ था कि भारी बारिश हुई थी, क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा हुए थे हिमाचल प्रदेश में। तो इस बार जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई है। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ जो है नेगेटिव में गई है 2.63%। इसमें नेगेटिव वृद्धि हुई है, यानी कि नेगेटिव में चली गई है जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है हिमाचल प्रदेश में वो कितनी गई है, तो ये आपकी 2.63 नेगेटिव में। ठीक है, अब इस पीडीएफ में मैंने क्या किया है, वैसे तो जो आपका पेपर आ रहा है उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है। एक क्वेश्चन एचपीजी का आ गया, अगला इंडिया का आ गया, उसके बाद हिंदी का आ जाता है, इंग्लिश का आ जाता है, तो इस तरीके से है। लेकिन ये जो पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसमें जितने भी ऑल एचपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे 9 के 9 शिफ्टों में वो प्रोवाइड करा दूंगा अलग से। ऑल इंडिया जीके के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो प्रोवाइड करा दूंगा। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें मेडिकल के, वो अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अपडेटेड लिंक है वो, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और नए हैं आप, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पर जो है हम रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन से ऑथेंटिक स्टडी करेंगे, जो सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और सिर्फ सब का सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई भी कोर्स सेलिंग जो मैं ना मैंने पहले की थी ना मैं अब करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल शीत मरुस्थल का भाग माना जाता है जहाँ मानसूनी वर्षा नहीं होती। ये हमारा एरिया पड़ता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो अपर एरिया है
वहाँ पे क्या है कि जो मानसून है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। वहाँ पे एक एरिया आता है दैट इज़ रेन शेडो एरिया, जिसको कहा जाता है रेन शेडो एरिया। इंपॉर्टेंट है, रेन शेडो एरिया के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती और ये बिल्कुल ड्राई रहता है। तो ये है आपका काजा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काजा कहाँ पे है? लाहौल स्पीति के अंतर्गत। तो यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है इसी के अंतर्गत, लाहौल स्पीति, ठीक है। यहीं पे क्या है, एक हमारा नेशनल पार्क है दैट इज़ पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका लाहौल स्पीति के अंदर। यहाँ की जो एवरेज बारिश है वो है 200 200 मिलीमीटर बारिश, 200 जो है यहाँ पे बारिश होती है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश की स्थिति में हुए परिवर्तनों का सही क्रम कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो स्वतंत्रता के बाद बना था हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 1947 के बाद, तो उसका जो क्रोनोलॉजी है वो किस तरीके से है। तो क्रोनोलॉजी मैंने बहुत बार डिस्कस की है आपसे कि 1948 को क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उसमें 30 रियासतें थी, छोटी बड़ी रियासतें थी, जिसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर रखा गया था। किसके अंदर रखा गया था? सीसीपी करके आप इसको याद कर सकते हैं कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस। कब बना था? 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, सीसीपी के अंतर्गत था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यही रहा, सीसीपी के अंतर्गत रहा। जब भारत में संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ भारत में संविधान? दैट इज 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। तो हिमाचल प्रदेश आ गया था सी स्टेट के राज्य में। हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया? ग श्रेणी का राज्य, सी स्टेट राज्य यानी कि ग श्रेणी का जो है हिमाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया। तो उसके बाद क्या बना हिमाचल प्रदेश? 1950 में ग श्रेणी का राज्य। 1950 से लेकर 56 तक हिमाचल प्रदेश सी स्टेट राज्य रहा। 56 में क्या हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। इसमें कुछ एक चीज़ें जो है पुनर्गठित हुई और हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। ये डेट भी याद करनी है आपको, पूछा जाता है आपका, चाहे टेट के एग्ज़ाम हो चाहे अदर एग्ज़ाम हो, यहाँ वहाँ पे जो है डेट भी मेंशन पूछी जाती है। तो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश क्या बना था? यूनियन टेरिटरी बना था। उसके बाद अगर हम बात करें 1956 से लेकर 1971 तक यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत रहा हिमाचल प्रदेश। और लास्ट में जाके 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश को एक एक्ट आया था संसद में, उसको पास किया गया 18 दिसंबर 1970 को। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और जो ये दर्जा लागू हुआ, ये कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1971, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को क्या है? पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब इसी के साथ एक और जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से और एग्जामिनर पूछता है दैट इज़ कि जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन गया था तो कौन से नंबर का राज्य बना था? तो उस समय जो है वो बना था 18वां राज्य, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य बना था? दैट इज 18th नंबर ऑफ राज्य। तो यहाँ पे आपकी जो क्रोनोलॉजी है वो किस तरीके से होगी कि हिमाचल प्रदेश पहले क्या था? चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंतर्गत था। कब था? 1948, 48 से 50 तक रहा। 50 में क्या बन गया? पार्ट सी स्टेट। 50 से 56 तक क्या रहा? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश रहा। और उसके बाद जो थे आपका फुल स्टेट बन गया था कब? 1971 में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी के रूप में मोनाल को किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि इसको किस वर्ष जो है डिस्प्लेस किया गया, रिप्लेस किया गया मोनाल को। हिमाचल प्रदेश का पहले का जो राजकीय पक्षी था दैट इज मोनाल। पहले क्या था? मोनाल। लेकिन अभी क्या है? वेस्टर्न ट्रैगोपन, जिसको हम बोलते हैं जूजुराना, हिंदी में कहा जाता है जूजुराना। तो जूजुराना जो है कब यहाँ पे हमारा राजकीय पक्षी बना? तो ये बना था 2007 में। कब बना था? 2007 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या था? मोनाल था। तो यहीं से मोनाल से ही आपको याद करना है, जो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, उसका जो राजकीय पक्षी है दैट इज़ मोनाल। और जो देश है नेपाल, उसका भी जो उसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोनाल है, इसलिए हिमाचल ने इसको चेंज किया था। और जो जुजुराना है, इसकी जो स्पीसीज़ है ये एंडेंजर्ड में आती है, तो इसको रखा गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो जो हमारा अभी जो वर्तमान में राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है, दैट इज जुजुराना। कब बना ये? 2007 में। इससे पहले कौन सा था? हमारा मोनाल हुआ करता था। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपन। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 24-25 द रियल जीएसडीपी क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट 2024-25 एस्टिमेट किया गया है। जो हिमाचल प्रदेश की राज्य की वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि दर है वो कितनी हो सकती है 2024-25 में?
तो इसको जो एस्टिमेट किया गया है दैट इज 6.7%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे सेंटर की होती है जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही स्टेट की होती है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, स्टेट की क्या होती है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप इसके लिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है वो उसमें कितनी वृद्धि कितने की जो है वृद्धि दर रह सकती है उसकी, तो ये रख सकती है 6.7%, ठीक है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कुल्लू दशहरा फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश बिगेन्स ऑन विच डे ऑफ हिंदू कैलेंडर। अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें, हिंदू पंचांग की बात करें, तो किस दिन से जो कुल्लू का दशहरा है वो स्टार्ट होता है। तो कुल्लू का दशहरा जो है जब ऑल इंडिया में दशहरा खत्म हो जाता है उस दिन से स्टार्ट होता है। तो विजयदशमी को जो है दशहरा मनाया जाता है, उस दिन से कुल्लू का दशहरा स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर बन जाएगा। कब से हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। विजयदशमी के दिन से शुरू होता है। कितने दिन का चलता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये, 7 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, 7 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या है, किसकी मूर्ति को जो है, किसका जो है जो रथ है वो निकाला जाता है, किसकी यात्रा की जाती है इसमें, दैट इज रघुनाथ, भगवान रघुनाथ की यात्रा जो है इसमें निकाली जाती है। और एक क्वेश्चन आता है कि भगवान रघुनाथ की जो मूर्ति थी, ठीक है, ये जो मूर्ति थी इसको कहाँ से लेके आए थे, अयोध्या से। कौन लेके आया था, दैट इज नेम इज दामोदर दास, दामोदर दास। इनका नाम पूछा जाता है कि रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कौन लेके आया था, तो दामोदर दास लेके आए थे। और जो कुल्लू का धौलपुर ग्राउंड है, ठीक है, धौलपुर जो ग्राउंड है वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा है, द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इज, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो कैसी है, वो यूनिकैमरल है। और यहाँ पे कितने मेंबर्स है, 68 इलेक्टेड मेंबर्स है। हम जो है टोटल जो हमारे विधायक हैं उनकी संख्या कितनी है, 68 है। और इनको हम डायरेक्टली वोट करते हैं तो डायरेक्टली इलेक्टेड है। और यूनिकैमरल है, यानी कि कुछ एक राज्य है भारत के अंदर जहाँ पे क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कितने हैं टोटल, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो 6 ऐसे राज्य है जहाँ पे क्या है, विधान परिषद भी है। तो हिमाचल उनमें से नहीं आता। तो हिमाचल प्रदेश में यूनिकैमरल है, यानी कि सिंगल ही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और उसमें भी कितने मेंबर है, दैट इज 68। यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेंगे। एक तो देखिएगा क्वेश्चन लिख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो एमएलए है उसमें महिला एमएलए की संख्या कितनी है, ठीक है, 68 में से कितनी महिला एमएलए है, तो उनका वो है 3। कौन कौन सी, रीना कश्यप हो गया, अनुराधा राणा हो गया और कमलेश ठाकुर हो गया। आई होप नाम ना पूछें, हो भी सकता है क्योंकि 3 ही है तो नाम भी पूछा जा सकता है। उसमें 4 नाम दे दिए जाएँ कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की वर्तमान महिला सदस्य नहीं है, एमएलए सदस्य नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मूव करें। हिमाचल प्रदेश में एमएलए के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश से संसद की कितनी सीटें हैं। जब संसद की सीटों की बात आएगी तो हिमाचल प्रदेश से 7 सीटें हैं। लेकिन अगर आपसे सेपरेटली पूछ लिया जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से यहाँ की 3 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। टोटल जो हमारी एमएलए की सीटें हैं वो 68 है। हिमाचल प्रदेश की 3 सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसलें कौन सी है, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है हिमाचल प्रदेश की, वो कौन सी है, तो वो है राइस, व्हीट, मेज, चावल, गेहूं और मक्का। मक्का की बात करें सबसे ज़्यादा कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो प्रोड्यूस करती है, तो मंडी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। राइस और व्हीट की बात करें तो कांगड़ा जो हमारा ज़िला है वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे चावल और जो गेहूं है उसका प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में देवदार प्रमुख प्रजाति वाला सबसे बड़ा ऊंचाई क्षेत्र कौन सा वन प्रकार है, जहाँ से देवदार शुरू होते हैं आपके। अगर हम देवदार की बात करें तो ये 1500 मीटर से लेके, जो इसकी हाइट है 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर जो हमारा एरिया है, ठीक है, जो हमारा एरिया है वहाँ तक ये देखने को आपको मिलेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस रेंज के अंतर्गत आते हैं, कौन से फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। कौन से अंतर्गत आते हैं, हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके बाद जैसे ही थोड़ी सी हाइट पे हम जाते हैं तो जैसे हमारा लाहौल स्पीति का एरिया है, किन्नौर का एरिया है, वहाँ पे होता है चिलगोजा पाइन्स की ट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चिलगोजा जो है वहीं पे होता है आपके किन्नौर में। नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रों का समूह कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे।
धरणों से पासिस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, तो इसको भी आप पक्का कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कौन से है, तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल में है, बारालाचा की पास करें, शिपकिला की बात करें, ये तीनों कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला कहाँ पे है, ये किन्नौर के अंतर्गत है, किन्नौर के अंतर्गत है। अगर हम बात की कर बारालाचा की, तो बारालाचा कहाँ पे है, ये आपका लद्दाख प्लस जो आपका लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश का, उनको ऐड ऑन करता है। और रोहतांग की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किस किस के बीच में है, ये है कुल्लू प्लस लाहौल के बीच में, कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में कौन सा दर्रा है, दैट इज रोहतांग दर्रा। देखिएगा, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो HPGK के थे, ये मैंने खुद सेपरेट कर रखे हैं। क्वेश्चन वही है जो ओरिजिनल पेपर में आए थे, लेकिन आपको सहूलियत रहे तो HPGK मैंने अलग कर दी है, ताकि PDF में आपको आसानी से, अगर आपने सिर्फ HPGK पढ़नी है तो उसको पढ़ लीजिएगा, अगर इंडिया जी के पढ़नी है बाद में, उसका रिवीजन करना है तो उसको पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैंने सेपरेट कर रखे हैं, यहाँ से इंडिया GK और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक नया मिशन आया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, या फिर NHM इसको हम बोल देते हैं। ये मिशन कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, ये शुरू हुआ था 2005 में। कब शुरू हुआ था, ये जो मिशन है ये 2005 में आया था आपका। इसी के तहत जो आशा वर्कर्स है उसकी नियुक्ति की गई थी। जो आशा वर्कर्स हैं गांव में, आशा वर्कर होती है, उनकी जो है नियुक्ति की गई थी। इनका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं आशा वर्कर्स की जो फुल फॉर्म होती है। तो इनका जो मुख्य कारण जो काम होता है वो है गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कराना। ठीक है, उसके बारे में जागरूकता देना, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, इसके बारे में जो है एंट्री करते रहना। तो ये था इनका मोस्टली काम 2005 से। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से डिस्कस करा देता हूँ और लिख लीजिएगा इनको, कि अभी हाल ही में जो हमारी नरेगा है, मनरेगा, ठीक है, पहले इसको नरेगा बोलते थे, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। ये कब लॉन्च हुई थी, ये 2005 में लॉन्च हुई थी, और अभी इसको बंद करके जो है इसका जो नया नाम है जी राम जी करके रख दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, तो ये कब आई थी, ये भी 2005 में आई थी। इसके अलावा जो RTI का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, ये भी कब लॉन्च हुआ था, ये भी 2005 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके अलावा घरेलू हिंसा, जो महिला संरक्षण अधिनियम है, जो घरेलू हिंसा होती है उसमें महिलाओं को जो संरक्षण प्रोवाइड किया गया था, वो भी 2005 में ही आया था। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये भी कब आया था, ये भी 2005 में आया था। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। और इसके अलावा एक और था, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट क्या था, कि पहले क्या होता था कि अगर पिता का देहांत हो जाता था, उनकी जो संपत्ति थी वो आगे क्या था, उनके बेटे को मिलती थी। लेकिन जब ये एक्ट आया था, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 2005, इसके बाद जो है बेटियों को भी समान अधिकार हो गया था जमीन के ऊपर जितना बेटे को था। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा था वो डिवाइड होता है बेटे और बेटी के बीच में। तो ये कब आया था एक्ट, ये आया था 2005 में। नेक्स्ट देखिएगा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े से अगर ऑप्शन एग्जामिनर ट्रिकी दे देता तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता था क्वेश्चन। यहाँ पे स्कोर पूछा गया है, जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पेपर था उसमें पूछा गया था रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक कितनी है। जब भी रैंक की बात आएगी, 2025 की रैंक की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक है 99 नंबर पे है इंडिया, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसमें। लेकिन यहाँ पे स्कोर पूछा गया है, स्कोर की बात करें तो इंडिया ने स्कोर किया है 67 का। कितना स्कोर किया है, 67 का। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये 2015 में शुरू हुए थे। 2015 में जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है, इसमें बहुत सारे देश है, इनके द्वारा शुरू किए गए थे। और इन गोल्स का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 में। बहुत सारे गोल्स हैं, कितने हैं टोटल, 17। इसके अंदर 17 गोल रखे गए हैं, 17 लक्ष्य रखे गए हैं कि इनको हमने 2030 तक पूरा करना है। किसके द्वारा शुरू किया गया, यूनाइटेड नेशन द्वारा, कब, 2015। तो इसमें जो इंडिया की जो अभी रैंक है दैट इज़ 99, और इंडिया ने जो स्कोर किया है वो है 67। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, फरवरी 2025 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में उड़ीसा के ऋषिकुल्या नदी, इंपॉर्टेंट नदी है ऋषिकुल्या नदी, के मुहाने पर ओलिव रिडल जो कछुए हैं, टर्टल्स है, की रक्षा के लिए जुड़ा अभियान कौन सा है। तो जो ये ऑलिव रिडल टर्टल्स है, यानी कि ऑलिव रिडल जो कछुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे मिलेंगे उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर कहाँ पे, गिहिर माथा करके जगह है, वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इनकी रक्षा के लिए एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन ओलिविया। कौन सा, ऑपरेशन ओलिविया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। गिहिर माथा, आप इसको याद कर लीजिएगा। इस जगह के बारे में अक्सर एग्जामिनर पूछता है, ये भी आपके एग्जाम में आता ही आता है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कब आया था हमारा, 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972, उसके तहत जो है इनको संरक्षण दिया गया है क्योंकि इनकी आबादी बहुत ही कम है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु वॉन द पद्मश्री अवार्ड इन 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन टू द गोवा लिबरेशन मूवमेंट। गोवा का जो मुक्ति आंदोलन हुआ था उसमें 2025 का जो पद्मश्री है वो किसको दिया गया, ये दिया गया लीला लोबो को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसको दिया गया, लीला लोबो को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार किस नीति निदेशक सिद्धांत से लिया गया है। आप सभी को पता है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, वो हमारा दैट इज़ अवर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। लेकिन इसको डीपीएसपी से लिया गया है, तो डीपीएसपी में था पहले। डीपीएसपी की बात करें तो 45वां जो हमारा आर्टिकल है, 45 नंबर का जो अनुच्छेद है, उसमें दिया गया है कि 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है मुफ्त शिक्षा, 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। बाद में हुआ था हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। इसमें क्या था कि जो शिक्षा का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार कर दिया गया था, और जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं इनको जो है शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराना राज्य की जिम्मेवारी है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 21A। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट देखिएगा, नाव्य प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नाव्य प्रोग्राम शुरू किया था। भारत सरकार ने 24 जून 2025 को नाव्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरुआत की, तो वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का जिला है वहाँ से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी। नाव्य न्यू एज एम्बिशियस वेंचर फॉर यूथ है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिएगा, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में भारत का एकीकृत इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया था। जो अर्लियर था हमारा 20th सेंचुरी, उसमें जो इंडिया में आयरन की, स्टील की इंडस्ट्रीज जो शुरू की गई थी वो टिस्को द्वारा शुरू की गई थी। दैट इज़ टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, आयरन एंड स्टील कंपनी थी ये टाटा। इसकी जो शुरुआत थी वो 1907 में की गई थी। 1907 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये। 12 जनवरी 2025 को किस जो है शहर में सीरिया की जो शांति के लिए सऊदी अरब ने बैठक की थी, तो सऊदी अरब ने बैठक की थी रियाद में। 25 जनवरी 2025 के करंट अफेयर पूछे गए हैं, यानी कि जो करंट अफेयर हैं आपके वो कहीं ना कहीं पिछले 11 से 12 महीने में, एक साल के पुराने करंट अफेयर यहाँ पे पूछे गए। ये जनवरी के करंट अफेयर यहाँ पे पूछे गए हैं, तो जो अभी आपका एग्जाम होगा तो आपको जनवरी तक के, जनवरी से फरवरी से जो करंट अफेयर हैं वो स्टार्ट करने होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो दरासना नामक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका जो नेतृत्व था ये जो है जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था उसके बाद आए थे अब्बास तैयबी। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। अब्बास तैयबी को जब वो गिरफ्तार कर लिएगा उसके बाद आई थी सरोजनी नायडू। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो अब्बास तैयबी नहीं है, लेकिन हालांकि हो सकता है सरोजनी नायडू को मान लिया जाए इसमें। लेकिन महात्मा गांधी के बाद की बात की गई है तो महात्मा गांधी जी के बाद जो आए थे वो अब्बास तैयबी थे, और इनके बाद आए थे ये सरोजनी नायडू। हुआ कहाँ पे था ये, द्रासना गुजरात के अंदर। कहाँ पे हुआ था ये सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये गुजरात के अंतर्गत हुआ था। आज के लिए इतना ही सेकंड शिफ्ट के पेपर था, और इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडिया जीके के क्वेश्चन, एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब जो इसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी पीडीएफ, जो सेकंड पेपर है हमारा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाइए। इसके अलावा और भी कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नए हो आप, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा और ऑथेंटिक मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।